नमस्कार प्रिय भैया, आज हम कक्षा द्वादशी कला वर्ग विषय इतिहास जिसका अध्याय 2 राजा किसान और नगर, इस अध्याय का एक प्रकरण आज हम लेंगे जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। वैसे हम इस अध्याय में 16 महाजनपदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार यहाँ की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था और वहाँ के युद्धों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले वैदिक सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, देखो हमने इससे पहले वाले अध्याय में हड़प्पा सभ्यता जो थी, यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे प्राचीन पहला स्थान, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद ही वैसे ही वैदिक सभ्यता आई। और वैदिक सभ्यता जो है, कहा जाता है कि आर्यों के द्वारा बनाई गई ये सभ्यता थी। ठीक है, अब आर्यों के द्वारा बनाई गई वैदिक सभ्यता तो क्या थी, किस प्रकार से इसको बांटा गया था और इसमें क्या क्या बातें मुख्य थी, उसके बारे में आज हम इस पहले भाग में, यानी इस दूसरे अध्याय के पहले भाग में हम 4 बातों को पढ़ेंगे। एक तो वैदिक सभ्यता का परिचय हम पढ़ेंगे, दूसरा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तित काल के बारे में भी अध्ययन करेंगे, तीसरा हमारा जो बिंदु आएगा वो जनपद और महाजनपदों के बारे में, और चौथा बिंदु आएगा गण व संघ के बारे में। ये 4 बिंदुओं के ऊपर आज हम पहले भाग में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण, जो कि लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लगाकर 600 ईस्वी पूर्व तक चली, यानी उल्टा क्रम चलता है। मैं कह सकता हूं 1500 ईस्वी पूर्व से लगाकर 600 ईस्वी पूर्व, ये उसका कालखंड था, यानी यहां तक चली। और वैदिक काल जो है, कहा जाता है कि वैदिक काल में ही 4 वेदों की रचना हुई थी। कितने वेदों की? 4 वेदों की रचना हुई थी। और वैदिक सभ्यता के बाद जो काल आया वो महाजनपद काल आया, और और इसी समय से नए नगरों का विकास होना प्रारंभ। महाजनपद काल, जनपद क्या है, महाजनपद क्या है, आगे देखेंगे। लेकिन हम कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, और इसका कालखंड 1500 ईस्वी पूर्व से लगाकर 600 ईस्वी पूर्व तक था। और वैदिक सभ्यता के अंदर ही 4 वेदों की रचना हुई है। और वैदिक सभ्यता के बाद जो कालखंड आया वो महाजनपद काल आया, और महाजनपद काल में ही नगरों का उदय हुआ। अब देखिए, हमारे सामने वापस एक प्रश्न आ गया कि 4 वेद कौन कौन से। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, कितने वेदों की बात कर रहे हैं? 4 वेदों की। चार वेद, ठीक है, इन 4 वेदों की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ये तो था वैदिक सभ्यता का परिचय। अब हमारे सामने दूसरा बिंदु जो आता है वो आता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तित काल के बारे में। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का जो काल जो था, कालखंड यानी जो समय था, उसमें क्या परिवर्तन हुए। तो हम कह सकते हैं, देखिए, प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी सदी से पूर्व में जो एक अहम बदलाव हुआ, यानी बदलावकारी काल इसको मानते हैं। इसका कारण यह था कि आरंभिक राज्यों और नगरियों का विकास जो हो रहा था, उसमें लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, और इसी समय बौद्ध, जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ। बहुत बड़ी बात है ये, यानी इसी समय बौद्ध, जैन और अन्य विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद काल के 16 राज्यों का भी जिक्र मिलता है। ये इसका साक्ष्य है, क्योंकि इतिहास को जानने के लिए प्रमाण या साक्ष्य की आवश्यकता रहती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कृषि के लिए भी बहुत बड़ा परिवर्तन काल माना गया है। इस काल में लोहे के हल होते हैं ना, जो अपन खेती करने में उपयोग में लेते हैं, तो लोहे के हल का प्रयोग हुआ, जिसमें कठोर जमीन पर भी जो है उसको जोतना आसान हो गया, क्योंकि लोहा थोड़ा मजबूत होता है तो उसको जोतना आसान हो गया। और इसी काल में कहा जा सकता है कि धान जो हम खाते हैं, अन्न,
उस धान के पौधों का पौधारोपण शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले की क्या स्थिति थी, जहां भी वो जाते थे आदिवासी आदि मानव, जो कंद मूल फल जहां उनको प्राप्त होते थे उनका वो सेवन कर लेते थे। लेकिन इसी वैदिक काल के अंदर कह सकते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का समय है, इसको परिवर्तित काल कहा जाता है। इसी काल में धान के पौधों का रोपण शुरू हुआ और फसलों की उपज जो है क्या होने लगी, बढ़ने लगी। फसलों की उपज क्या होने लगी, बढ़ने लगी। अब देखिए, ये तो था 6ठी शताब्दी के पूर्व का एक परिवर्तित काल हम कह सकते हैं। यानी इस परिवर्तित काल में मुख्य बात क्या हुई, यानी लोहे का प्रयोग बढ़ा, सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ, महाजनपद नामक जो है 16 राज्यों का जिक्र इसके बाद के कालखंड में मिलता है। बौद्ध और जैन धर्म के दार्शनिक विचारधाराओं की जो है उदय हुआ। उसी के साथ साथ कृषि परिवर्तित काल भी इसको माना जाता है। इस काल में लोहे का हल का प्रयोग होने लगा, कठोर जमीन पर उसको जोता जाना लगा लोहे के हल को, जिससे फसल और अनाज जिसको कह सकते हैं धान के पौधों का जो है रोपण शुरू हुआ और कृषि फसलें जो है उपज में बढ़ने लगी। ये तो था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का एक परिवर्तित काल की बात कर रहे हैं। अब हमारे सामने प्रश्न आता है, एक चौथा तीसरा बिंदु जो आता है वो आता है जनपद और महाजनपद का। बहुत अच्छी बात, देखो जनपद, अगर मैं अपनी स्थानीय भाषा में इसको आपसे सामने रखूं तो मैं कह सकता हूं कि जन यानी लोग, पद यानी जहां रहते थे, यानी जहां लोगों का निवास होता था वो जनपद था। अब महाजनपद की बात अगर मैं स्थानीय भाषा में कहूं तो महाजनपद यानी अधिक संख्या में जहां लोगों का निवास हुआ करता था वो महाजनपद, जिसे महानगर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऋग्वैदिक युग की बात करें। ऋग्वैदिक युग में राज्यों को जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। तथा उत्तर वैदिक युग में राज्यों को जनपद कहा जाता था। दो बात, ऋग्वैदिक युग के अंदर राज्यों को जन कहा जाता था और उत्तर वैदिक युग में राज्यों को जनपद कहा जाता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देश में राजनीतिक स्थितिज पर जिन विभिन्न राज्यों का अस्तित्व दिखाई देता है उसे ही महाजनपद की संज्ञा दी गई है। यानी जहां पर अत्यधिक लोगों का निवास और राजनीतिक स्थितिज जो पूरी व्यवस्था है उनके ऊपर थी, वैसे विभिन्न राज्यों का जो अस्तित्व नजर आता है वही राज्य जो है, बड़े राज्य क्या कहलाते हैं, महाजनपद कहलाते हैं। और इसी समय विभिन्न महाजनपदों का उल्लेख जो है वो बौद्धिक ग्रंथों में भी हमको मिलता है। और बौद्ध ग्रंथ आपको पता होगा जिसका नाम है अगंतर निकाय, अगुंतर जैसे ऐसे लिखा जाता है इसको। अगंतुर निकाय, ठीक है। और जैन धर्म के ग्रंथ जिसका नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है, ये तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। कौन सा है, बौद्ध धर्म का। अब हम जैन धर्म की बात करें तो मैं कह सकता हूं कौन सा, भगवती सूत्र। ये ऐसे लिखा जाएगा, भगवती सूत्र, समझ रहे ना। तो भगवती सूत्र में भी इस समय के महाजनपद काल के बौद्ध जो है उल्लेख बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों में मिलता है। इसमें अगंतुर निकाय की सूची को अधिक विश्वसनीय और प्रमाणिक माना गया है जैन धर्म की अपेक्षा। बौद्ध धर्म के अंदर जो इसका वर्णन मिला है उसमें 16 जनपदों को प्रमुखता से दर्शाया गया है और इसको इतिहास में इसको विश्वसनीय और प्रमाणिक माना गया है। अब देखिए, अब हमारे सामने जो है हम कह सकते हैं कि बौद्ध व जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नामक 16 राज्यों का जिक्र मिलता है। कितने, 16 राज्यों का। हालांकि महाजनपद के नामों की तालिका इन ग्रंथों में एक बराबर नहीं है, दोनों में अलग अलग हो सकती है और है भी, किंतु रजी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती, इनके नाम अक्सर एक जैसे मिलते हैं। समझ रहे हैं ना बात। दोनों ग्रंथों में हो सकता है जनपद काल यानी जनपदों का जो है नाम एक जैसे नहीं मिले, लेकिन कुछ जनपदों के नाम जैसे मिले, जैसे व्रजी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती, ये नाम जैसे अक्सर एक जैसे मिले और इससे ये स्पष्ट होता है कि उस समय उक्त महाजनपद सबसे अहम महाजनपदों के अंदर गिने जाते थे। जो नाम मैंने बोले हैं, उक्त यानी जो नाम मैंने बोले हैं, ये सारे जनपद महाजनपद जो हैं वो सबसे बड़े अहम महाजनपदों के अंदर गिने जाते हैं। अब देखिए, अधिकांश महाजनपदों पर जो होता है
यानी मैं बिंदु की अगर बात करूं तो महाजनपदों की अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन था। किसका शासन था? राजा का। लेकिन वापस खंडन कर रहा है, लेकिन गण और संघ के नाम के राज्यों में लोगों का समूह भी शासन किया करता था। ठीक है। तीसरा बिंदु अगर मैं इसका लूं तो मैं कह सकता हूं कि हर जनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे किले में घेरा जाता था। किसमें घेरा जाता था? एक किला नुमा, उसकी राजधानी किले नुमे में उसको घेरा जाता था। किलेबंद राजधानी के रख रखाव और आरंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए अधिक धन की जो है आवश्यकता रहती थी, यानी अधिक धन उसके ऊपर व्यय किया जाता था। फिर चौथा बिंदु अगर लूं तो मैं कह सकता हूं कि शासक किसानों और व्यापारियों से क्या लेते थे? उस धन को प्राप्त करने के लिए क्या वसूल करते थे? कर वसूल करते थे। क्या वसूल करते थे? कर वसूल करते थे। और ऐसा हो सकता है कि पड़ोसी राज्यों से लूट कर भी धन को इकट्ठा किया जाता था। ठीक है। धीरे धीरे कुछ राज्य जो हैं वो स्थायी सेना और नौकरशाही रखने लगे, यानी एक उनकी स्थायी सेना हो गई, एक उनकी नौकरी यानी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने की पूरी टीम तैयार हुई, और ये पूरा प्रशासनिक खर्च जो है वो कर के माध्यम से वसूल किया जाता था। ये तो था हमारे 3 बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले वैदिक सभ्यता का परिचय, फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के परिवर्तित काल को हमने पढ़ा, फिर जनपद और महाजनपदों के बारे में पढ़ा। हम अपने उत्तर पुस्तिका में इसके माध्यम से छोटे छोटे लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्नों का निर्माण करेंगे, जिससे ये हमको समझ में आ सके। आगे के भाग में यानी पार्ट 2 में हम गण संघ के बारे में पढ़ेंगे, गण और संघ क्या है, हम मगध महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, और उससे आगे जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।